नमस्कार दोस्तों, हिंदी विभाग में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है वर्णमाला। इस वीडियो में वर्णमाला से संबंधित सभी पहलुओं का अध्ययन करते हुए उसको विस्तार से जानने की हम कोशिश करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप भाषा, वर्ण और उसके वर्णमालाओं से परिचित हो पाएंगे। स्वर और व्यंजन, इन सब का विस्तृत जानकारी लेते हुए शब्दों का निर्माण और उसके उच्चारण आदि महत्वपूर्ण सूक्ष्म जानकारियों को भी इस वीडियो के माध्यम से आप जान लेंगे। आज का हमारा पहला बिंदु है, भाषा किसे कहते हैं। भाषा मानव द्वारा प्रकट की गई सार्थक ध्वनियों को हम भाषा कहते हैं। ठीक है, ध्वनियाँ सभी लोग उत्पन्न करते हैं, जीव जंतु भी करते हैं, मगर व्याकरण की दृष्टि से मानव के द्वारा उत्पन्न की गई सार्थक ध्वनि जिसका कुछ अर्थ हो, उस ध्वनि संकेत को ही भाषा की संज्ञा दी गई है और उन ध्वनि चिन्हों को हम वर्ण के रूप में प्रयुक्त करते हैं। भाषा का मूल रूप मनुष्य के मस्तिष्क में बोधन और अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना है। भाषा विज्ञान के अनुसार मनुष्य के द्वारा प्रकट की गई ध्वनियों को शब्द चिन्ह के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, जिन्हें हम वर्ण कहते हैं। ये वर्ण किसे कहते हैं और वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, अर्थात जो सार्थक ध्वनि है उसके ध्वनि संकेत को हम वर्ण कहते हैं और वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। इन्हीं के आधार पर किसी भी अक्षर अथवा शब्द का निर्माण संभव है। हिंदी व्याकरण के अनुसार 45 वर्ण है, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन, किंतु हम लेखन के आधार पर 52 वर्ण स्वीकार किए गए हैं, जिसमें 13 स्वर हैं और 35 व्यंजन है, 4 संयुक्त है। यह टोटल जो है वर्ण है, जिसकी जो है हम पूरी की पूरी जो क ख ग घ और स्वर ऊपर, वो सभी जो है संख्या इसमें समाहित है। वर्ण क्या है? भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। ध्वनि को लिखित रूप में हम वर्ण द्वारा प्रकट करते हैं। वर्ण शब्दों का प्रयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्ह के लिए किया जाता है। इस प्रकार वर्ण के मौखिक और लिखित दोनों शब्दों के प्रतीक के रूप को प्रयोग किया जाता है। इसे अक्षर भी कहते हैं। वर्ण, इसका संक्षिप्त जो परिभाषा होगी वो इस प्रकार होगी। वर्ण या अक्षर वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, अर्थात वह कोई भी छोटा ध्वनि जैसे अ, आ, इनकी हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। जैसे क, ख, ये केवल एक वर्ण है, इसका हम और टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। अब आम है तो आम को हम 2 टुकड़े कर सकते हैं। आ अलग है शब्द और म अलग है। इन दोनों वर्णों का प्रयोग करके आम एक शब्द बना है। स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग, आ, किंतु इसमें री, अंग, आ यह संयुक्त वर्ण है, इसलिए हम इसको स्वर में इसकी जो है गिनती नहीं करते हैं। व्यंजन क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ण में च, छ, ज, झ, इयां। ट वर्ण में ट, ठ, ड, ढ और अण। अड़ और ढ को ये द्विगु व्यंजन है। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। अंतः स्थल में य, र, ल, व। ऊष्म में श, क्ष, स, ह। अब इसमें जो संयुक्त व्यंजन है वो है अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। संयुक्त व्यंजन 4 हैं। चार है इसमें क्ष, त्र, ज्ञ और
श्र, क्योंकि ये जो व्यंजन है यह दो स्वर के मिलने से इनका निर्माण होता है, इसीलिए इन्हें हम संयुक्त व्यंजन में रखते हैं। इसका निर्माण क जमा श इससे होता है, और त्र का त जमा र। इसी प्रकार श जमा र, अक्ष का इससे निर्माण होता है, और त्र का त जमा र से, ज्ञ का ज्य जमा अ से, और श्र का ये, इसलिए हम इसको संयुक्त व्यंजन मानते हैं। अब कुछ शब्द विदेश जो है से आए हुए हैं, जैसे अरबी फारसी के ये शब्द हैं क, अ, ख, ग, फ, ये सभी जो है विदेशी व्यंजन और शब्द जो है इनके माने गए हैं। अगला हम चर्चा करते हैं स्वर पे। स्वर जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु यानी कि हमारा सांस बिना रुकावट के बाहर जो है निकले मुख से, उसे हम स्वर कहते हैं। यद्यपि री को लिखित रूप में स्वर माना जाता है। री शब्द री को लिखित रूप में स्वर मानते हैं, किंतु आजकल हिंदी में इसका उच्चारण जो है वो होता है री, इसलिए हम इसको स्वर की श्रेणी में नहीं रखते हैं। पारंपरिक वर्णमाला में अंग से लेकर अह तक अह तक को स्वर गिना जाता है, परंतु उच्चारण की दृष्टि से यह व्यंजन के रूप है। अंग को अनुस्वर और अह को विसर्ग कहा जाता है। यह हमेशा स्वर के बाद ही आते हैं, जैसे इंगित, अंक, अतः, प्रातः। इसमें ई के बाद इसका उच्चारण है, और अ के बाद इसका उच्चारण है, और त के बाद ही ये ह का उच्चारण है, और यहाँ पे भी त के बाद ह का उच्चारण है, इसलिए इसे हम स्वर की श्रेणी में नहीं रखते हैं। अनुस्वर जिस स्पर्श व्यंजन से पहले आता है, उसी व्यंजन के वर्ग के अंतिम नासिका के वर्ण के रूप में वह उच्चारित होता है। अब हम देखेंगे स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और पलुत। इसके अंतर्गत आएगा अ, ई, उ। दीर्घ के अंतर आएगा आ, ई, उ, ए, ऐ, औ और औ। और पलुत स्वर हम अपने होंगे रा, म। हरस स्वर में अपने अ, ई, उ, ये स्वर आएंगे। दीर्घ में आ, ई, उ, ए, ओ और ये ओ। और पलुत स्वर अपना होगा रा, और बीच में जिसके स्पेस आता है राम, जो बीच में अपना जो ये विराम है, वो ये विराम राम, काम,
ये इस प्रकार से जो विराम आता है वो पलुत स्वर होता है, जिसमें बोलने में अधिक समय लगता है। अब हम देखेंगे स्वरों का जो है प्रयोग जीभ के आधार पर। प्रयोग जैसे अग्रज स्वर, अग्र स्वर, अग्र स्वर होंगे अपने जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, उसके लिए ई, ई, ए और ए, इन स्वरों को अग्र स्वर माना जाता है। मध्य स्वर, मध्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, जैसे अ, ठीक है। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, जैसे आ, उ, ऊ, ओ, औ और ये औ। आधार पर संवृत, संवृत स्वर होंगे अपने, ये क्या कहते हैं, ई, ई, उ और ऊ। फिर होगा अपना अर्ध संवृत, अर्ध, अर्ध संवृत, ए और ओ। फिर एक है अर्ध निवृत्त, अर्ध निवृत्त, अर्ध निवृत्त होगा अपना अ, ए, औ, औ। फिर होगा निवृत्त, निवृत्त स्वर होगा अपना आ। तो ये शब्द जो है ये जीभों के आधार पर जो इसका प्रयोग होता है, अग्र स्वर में ई बड़ी ए और छोटा ए और बड़ा ए, और मध्य स्वर आ, और पश्च स्वर आ, ऊ, ओ, औ, आओ, अंग्रेजी स्वर। अब देखते हैं नासिका के आधार पर जो शब्द हैं वो है अंग, अड़ंग और ज्ञ, अण, न और म। दंत के आधार पर यह है अपना र और ल, और मूर्धा के आधार पर ऋषि और ट वर्ग और श। ओष्ठ के आधार पर है अपना उ और प वर्ग। ओठ प्लस कंठ के आधार पर और औ, ओ और औ। ठीक है। अब कंठ के आधार पे है अह और क वर्ग और ह। कंठ प्लस तालु के आधार पर ए और ए और ए, और तालु के आधार पर है अपना ई, बड़ी ई, च वर्ग, य और श। ओठों के आधार पर की स्थिति अंतर्वृत्त जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ अंतर्मुखी या गोलाकार नहीं होते हैं वह आ, ई, ए होते हैं। वृत्तमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ अंतर्मुखी या गोलाकार होते हैं वह शब्द हैं ऊ, ओ, औ और इंग्लिश का औ। हवा के नाक से मुख से निकलने के आधार पर निर्नासिका और मौखिक स्वर हैं जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, जैसे आ, ई आदि। अनुनासिक स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है, जैसे ओम, आउम और इम। ये सब स्वर
ये होंगे अनुनासिका। घोष के आधार पर, घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में श्वास या कंपन। स्वर तंत्र में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती है, अर्थात घोष के साथ जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती है वह घोषत्व या स्वघोष ध्वनियाँ कहलाती है। अब हम देखेंगे व्यंजन। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। इसमें स्वर का उच्चारण होता है, जैसे क शब्द 2 शब्दों से बना है, क जमा अ, यानी कि ये जो है क इन दोनों के प्रयोग से हुआ है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है, अर्थात जो हम व्यंजन की गणना करते हैं वो 33 करते हैं, किंतु है वास्तव में 35। व्यंजनों का वर्गीकरण है। पहला, स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठ का स्पर्श करते हुए निकलते हैं, अर्थात जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख विवर से वह कहीं ना कहीं स्पर्श होकर निकलते हैं, इसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिसमें कंठ का प्रयोग करते हुए जो वर्ण निकलते हैं वो है क, ख, ग, घ, अंग, और तालु का जो है प्रयोग करते हुए मुंह के भीतर के ऊपरी छत का पिछला भाग, इसको प्रयोग करते हैं च, छ। तो ये ऊपरी भाग जो अपने मुंह का है वो पीछे स्पर्श कर रहा है, बिल्कुल अंदर कंठ के पास। उच्चारण करके देखें, च, छ, ज, झ, इया। ठीक है। अब मूर्धन्य, जो मुंह के भीतरी की ऊपरी छत का अगला भाग, यानी कि अपने मुंह का अगला भाग, ऊपर के ओठ वाला, ऊपर के ये जीभ के ऊपरी जो छत है मुंह का, उसका, जैसे ट, ऊपर स्पर्श हो रहा है जीवा, ट, ठ, ड, ढ, दांत के पास ऊपर अंदर में, तो यह जो है मूर्धन्य, ये मूर्धा जो है स्वर कहलाता है या मूर्धन्य स्वर कहलाता है, ट, ठ, ड, ढ, अण। अब दंत्य, जो दांतों का बिल्कुल स्पर्श करता है, जैसे त, थ, द, अपनी जीभ दांत को स्पर्श करती है, इस जो है त, थ, द, ध और न, इसका उच्चारण में। अब ओष्ठ है, ओष्ठ या कंठ के माध्यम से जो हम प्रयोग करते हैं, जो कहीं भी अपना जीव स्पर्श नहीं करेगा, जैसे प, फ, ब, भ, म, केवल अपने होठ काम कर रहे हैं और स्वर काम कर रहा है। कुछ विद्वान च वर्ग को स्पर्शी संघर्षी मानते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है, जो च अपना वर्ण है, जैसे हमने तालु का प्रयोग किया है, लेकिन कुछ जो है स्पर्श संघर्षी मानते हैं, यानी कि हम जो है जो उच्चारण कर रहे हैं वो काफ़ी मतलब जोर लगाकर बोल रहे हैं, ऐसा इसमें कई विद्वानों ने माना है। घोष के आधार पर, घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन करना। ठीक है। जो घोष तेज जो है स्वर जो निकलते हैं वह घोष होते हैं। सघोष, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन जो है यह स्वघोष ध्वनि कहलाता है। तीसरा, जैसे क, ज, अण, द और ब, सघोष। ठीक है। चौथा होगा घ, झ और ढ, ध और भ। नासिका, ये सघोष अल्प प्राण नासिका, अण, ज्ञ, अण, न और म। ठीक। और महाप्राण के आधार पर, यहाँ महाप्राण का अर्थ है हवा से। ठीक है। अल्प प्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है वह जो है अल्प प्राण के तहत गिनती की जाती है। पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन यह अल्प प्राण माना गया है। महाप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले वह वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन
महाप्राण माना जाता है। अब है अपना अंतःस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों और व्यंजनों के बीच स्थित हो, जैसे य तालव्य यानी कि यह तालु में स्थान होता है। र वर्त से दंत मूल और मूढ़ा पर इसका स्थान होता है। ल वर्त से यह भी दंत मूल और मूढ़ा पर होता है। यह सभी सघोष और अल्प प्राण के तहत आते हैं। उर्मी संघर्षी। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ पैदा करे, गर्मी पैदा करे, वह उर्मी या फिर उष्म जो है व्यंजन कहलाता है। जैसे श, यह तालव्य वर्ग का है और तालु पर जो है इसका स्थान होता है। श मूर्धन्य, इसका मूर्धा मुंह में जो है इसका घर्षण होता है। स वर्ष दंतमूल और मूढ़ा पर, यह सभी अघोष और महाप्राण हैं। अयोग्य और अनुस्वर। अयोग्य शब्द होते हैं अनुस्वर, जो ये ऊपर में बिंदी लगता है और यह जो ये चिन्ह होता है, यह होता है अनुस्वर, जो बाद में स्वर किसी व्यंजन के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अंत, अंत अ के बाद इसका प्रयोग हो रहा है। प्रातः, प्रातः त के बाद इसका उपयोग हो रहा है, इसलिए यह अनुस्वर होते हैं। अनुस्वर मतलब जो स्वर पीछे लगे या पीछे प्रयोग हों,